हेलो बच्चों, दिस इज राशि। वेलकम टू ब्रिंग स्टडी। हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी की एक सीरीज, जिसमें इस सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। चैप्टर 1 हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यूज, 1 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। साथ में हमने देखे थे 3 मार्कर और 5 मार्कर में आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया से, है ना। रिसोर्स प्लानिंग हम ऑलरेडी देख चुके थे कि इंडिया में कहां कहां पर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है और किन किन स्टेप्स में उसको प्रॉपर्ली हमें प्लान करना है, सो दैट वी कैन यूटिलाइज इन अ मोर बेटर वे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लैंड रिसोर्सेज से। एंड लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कितने बार, कब कब और किस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। तो सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए क्लब ऑफ रोम इटली में 1968 में बात की गई थी कि किस तरह से रिसोर्सेज को बेटर वे में कंजर्व किया जा सकता है। ये अलग से मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्लब ऑफ रोम का आपको ईयर याद रखना है फॉर एमसीक्यूज पर्पस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, गांधीयन फिलॉसफी। इस पर बात की, गांधीयन फिलोसफी बेसिकली महात्मा गांधी ने दी थी। इसमें यह बताया हुआ है कि गांधी जी जो थे वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, मतलब वो अगेंस्ट थे कि बहुत सारी चीजें एक साथ प्रोड्यूस ना की जाए, जबकि जरूरत आने पर बल्क बल्क में उसका प्रोडक्शन करके उसको प्रॉपर्ली यूज किया जाए। तो गांधीयन फिलोसफी पे बात की थी किसने, शुमेकर, माइकल शुमेकर ने। उनकी एक बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किस ईयर में ये बात की गई थी, तो 1974 में, है ना। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इससे कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले तो पूछ सकते हैं कि ये बात कब की गई थी गांधीयन फिलोसफी पे, तो आपको ईयर याद रखना है, इट्स 1974। किसने की थी, माइकल शुमेकर ने। बुक का नाम आ सकता है, तो दैट इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और किस फिलोसफी पे, तो इट वॉज गांधीयन फिलोसफी। उसके बाद जो अगली चर्चा हुई थी, ये कब हुई थी, तो ब्रिटलैंड कमीशन में हुई थी, 1987 में हुई थी। ब्रिटलैंड कमीशन में ये बताया गया था कि हमारा वर्ल्ड किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकता है। और बाद में इन्होंने जो जो वे सजेस्ट किए थे, जो अपने कंसर्न्स बताए थे, उन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया था एक बुक में। बुक का नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर। बेटा ये सारी चीजें, मतलब आपको खासकर यहाँ के जो ईयर्स हैं, बुक्स के नाम है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, फिलोसफी है और स्टेटमेंट है, ये डायरेक्टली ना कई बार बोर्ड में उठकर पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये पूरा बॉक्स आपका आईएमपी बॉक्स है फॉर 1 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया की। तो देखो, लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर हमारे पास जमीन नहीं होगी तो हमारे लिए रहने के लिए कोई प्लेस नहीं होगी। रिवर फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिवर्स भी जमीन में ही फ्लो होती है। माउंटेन नहीं होंगे, फिजिकल फीचर्स नहीं होंगे, तो आपका सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लैंड रिसोर्स। जमीन है तो हम सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लैंड रिसोर्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब क्या होता है आपका, जितना भी प्लांट किंगडम है। फौना क्या होता है, एनिमल। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि फ्लोरा प्लांट है या फ्लोरा आपका एनिमल किंगडम है। तो आप याद रख सकते हैं फ्लोरा को फ्लोर से। तो फ्लोर पे आप क्या लगाते हैं, ट्रीज और प्लांट लगाते हैं, तो फ्लोरा आपका प्लांट किंगडम बताता है। और फोना को आप याद रख सकते हैं, फोना को फोन से। तो फोन पर बात कौन करता है, एनिमल या ह्यूमन बींग्स, है ना। तो फोना क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एनिमल किंगडम, जिसमें ह्यूमन बींग्स और सारे एनिमल स्पीशीज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए, टावर्स लगाने के लिए आपको जमीन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको लैंड रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब किन किन चीजों के लिए, बेसिकली तो एयरवेज, रोडवेज के लिए और सी या वाटरवेज के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में तीनों चीजें आ जाती है, एयरवे, रोडवे और सीवे। तो एयरवे में तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं होगा, बट आप रोडवे में इंक्लूड कर सकते हो किसको, ट्रांसपोर्टेशन को। सीवे भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक इंक्लूड इसमें हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास जमीन है तो जमीन में ही तो वाटर बॉडीज होती है ना। यहाँ पे आप सी वे या वाटर वे में क्या यूज करोगे, या तो रिवर
या कोई बड़ी सी झील, या आप ओशन का यूज करोगे, तो ये सारी चीजें होती तो जमीन में ही है ना। तो ये जनरली बच्चों को डाउट होता है कि क्या सीवेज आपका लैंड रिसोर्स में यूज होगा कि नहीं, तो जी हाँ, ये बिल्कुल यूज होगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जब भी बात हो इकोनॉमिक वर्ड की, तो इकोनॉमिक को आपको रिलेट करना है किससे, पैसे से, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब पैसा कमाने वाली जो भी एक्टिविटीज है, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, ये सारी चीजों के लिए जमीन या लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देख लेते हैं इंडिया में किस तरह से जो लैंड है वो यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इंडिया का 43% आपका प्लेन्स है। प्लेन्स मतलब ऐसी जगह है जहां पे आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर सकते हो, जहां पे आपका रोडवेज बन सकते हैं, जहां पे आपके रेलवेज बन सकते हैं, जहां पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, क्योंकि प्लेन्स नहीं है तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं हो पाता है। उसके बाद देखिए आपका जो 27% है ये क्या है, प्लेटूज है। प्लेटूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्लेटूज में जितनी भी मिनरल्स है ना, माइनिंग एक्टिविटीज वो सारी होती हैं, और इंडस्ट्रीज को रन होने के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई वी नीड प्लेट्यूज टू ग्रो इकोनॉमिकली, ठीक है। उसके बाद है माउंटेन। तो माउंटेन से भी हम कुछ हद तक पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि माउंटेन एरियाज में जनरली आप टूरिज्म को ज्यादा बेटर वे में प्रमोट कर सकते हो। ऑल्सो माउंटेन में एग्रीकल्चर होता है स्टेप फॉर्म में, है ना, मतलब जैसे अगर कोई बड़ा सा माउंटेन है तो यहाँ पे तो आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फिर इस तरह से स्टेप्स बना दिए जाते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप क्रॉप उगा सकते हो। तो यहाँ पे स्टेप कल्टीवेशन आपने सुना होगा, तो वो होता है। तो इस तरह से माउंटेन में भी आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हो। आपको डिफरेंस तो आई थिंक क्लियर होगा प्लेन माउंटेन एंड प्लेटूज में। माउंटेन क्या होते हैं, जो इस तरह से कोनिकल टॉप रखते हैं, है ना, जो हाइटेड होते हैं ज्यादा, कोनिकल टॉप है, दीज आर माउंटेन। उसके बाद माउंटेन से थोड़ा छोटे और जो कर्वी टॉप के साथ होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हिल्स। हिल से जो छोटे होते हैं पर फ्लैट टॉप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज, जहां पे मिनरल्स मिलते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है, लैंड। तो ये 4 फीचर्स है बेसिकली, और आपने देख लिया कि कितने परसेंट कौन सी चीज अवेलेबल है इंडिया में। ये भी एक फैक्चुअल डेटा है बेटा, सारा फैक्चुअल डेटा ना आपको एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से फैक्चुअल डेटा याद करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज लैंड यूटिलाइजेशन। मतलब हमारे यहाँ हमने देखा कि प्लेन कितना परसेंट है, पर उतने प्लेन में भी हम किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्लेन एरियाज में क्या होता है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब स्पेसिफिकली वो एरिया जहां पे डेंस ट्रीज उगाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो क्या है आपका, तो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी जमीन जहां पे कल्टीवेशन मतलब कि खेती नहीं की जा सकती, क्रॉप्स नहीं उगा जा सकती। तो वहां पे एक तो चीज क्या आ जाएगी, बैरन लैंड। बैरन लैंड एक ऐसी जमीन होती है जो पूरी तरह से सूखी पड़ी हुई है, जैसे कह सकते हैं रेगिस्तान वगैरह हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया, तो ये ऑलमोस्ट हम बैरन लैंड में काउंट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, ये क्या है, एक बैरन लैंड है, ठीक है। उसके बाद अदर्स। अब अदर्स में क्या आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रेलवेज वगैरह आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, फैक्ट्री बना दी, तो ये सारी चीजें आपकी अदर्स में क्या हो जाएंगी, काउंट हो जाएगी। नाउ जो थर्ड टाइप है वो क्या है, अदर अनकल्टिवेबल लैंड, मतलब नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जहां पे कल्टीवेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला तो ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड मतलब कि जहाँ पे जानवर जाके चरते हैं, है ना, तो वो वाला एरिया क्या हो जाता है, ग्रेजिंग लैंड। फिर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, मतलब जहाँ पे अलग अलग पेड़ उगाए जाते हैं ना, इसको फॉरेस्ट से मत आप रिलेट करना। फॉरेस्ट में डेंसली ट्रीज उगाया जाता है। ट्री क्रॉप्स में तो ये कि आपने एक पर्टिकुलरली एक बेल्ट में भी ट्री लगा दिए, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। उसके बाद आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब ऐसी वेस्ट जमीन जहां पे 5 इयर्स से ज्यादा, 5 इयर्स और मोर,
5 साल से ज्यादा के लिए जो जमीन खाली पड़ी हुई है, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा, ना ही कोई ट्री उग रहे हैं, बस एक बैरन तरह से पड़ी हुई है, तो वो क्या हो जाता है आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड। क्योंकि अगर आप इतने समय तक खेती नहीं करते हो ना, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे सॉइल अपनी फर्टिलिटी खोने लगती है, तो उस एरिया को क्या बोला जाता है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो 5 साल या उससे ज्यादा के लिए खाली पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है फैलो लैंड। फैलो में भी आपको याद रखना है, दो टाइप होते हैं, करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो लैंड क्या होता है, करंट मतलब क्या होता है, तुरंत, है ना, तो तुरंत ही मतलब 1 साल या उससे कम के लिए, ऐसी जमीन जहां पे 1 साल या उससे कम समय के लिए एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट फैलो लैंड। उसके बाद अदर देन करंट फैलो, तो देखो अपन ने देखा 5 साल से ऊपर के लिए नहीं हो रहा तो कल्चरेबल वेस्ट हो जाएगा, 1 साल से कम नहीं हो रहा तो करंट फैलो हो जाएगा। और अगर हम देख रहे हैं कि 1 साल से 5 साल के बीच में अगर किसी जमीन पर खेती नहीं की जाती है या कुछ भी नहीं उगाया जाता, तो वो जमीन क्या हो जाती है आपकी अदर देन करंट फैलो में काउंट होने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनएसए या जीसीए, दोनों ही एक ही है ना। एनएसए मतलब क्या होता है आपका, नेट सोन एरिया, मतलब ऐसा प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया जहां पे आप खेती करते हो। मतलब मान लो इतनी जमीन है, हम इसको अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, इतनी सारी जमीन है, कुछ कल्चरेबल वेस्ट होंगी, कुछ फ्री क्रॉप्स के लिए होंगी, तो मान लो ये वो पर्टिकुलर एरिया है जहां पर सिर्फ खेती की जाती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं और वो क्रॉप्स खाने के पर्पज से यूज की जाती हैं, या कॉटन वगैरह की भी क्रॉप्स होती है जहां पे बेसिकली खेती होती है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। इसका दूसरा क्या है, जीसीए। जीसीए मतलब होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस मतलब कि शुद्ध, क्रॉप्ड मतलब कि जहां पे खेती की जाती है, और एरिया मतलब कि क्षेत्रफल, है ना। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका, जीसीए। दोनों एक ही टर्म है, एग्जाम में एनएसए भी पूछ सकते हैं, जीसीए भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन विल बी द सेम। और अगर आप रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप कोई फ्लो चार्ट या पाई चार्ट बनाकर दिखा सकते हैं टू गेट बेटर मार्क्स। ठीक है, ओके। अब क्या था, फॉरेस्ट को हमें कंजर्व किया जाना था, बट समय के साथ साथ क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत सारे पर्पसेस है, कुछ ग्रीडी लोग हैं जो क्या करते हैं, फॉरेस्ट का मिसयूज करते हैं, वहां से ट्रीज को कट कर देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि फॉरेस्ट कम हो रहा है। यही कंसर्न हमारी गवर्नमेंट का था, इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लॉन्च की है। इसके बारे में जल्दी से हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है। तो ये सबसे पहले कब आई थी, 1952, 1952 में आई थी। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी किसी भी कंट्री में 33%, मतलब उस कंट्री का जितना भी एरिया है उसका कम से कम 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपके यहाँ इतना एरिया है तो कम से कम इसका जो भी 33%, सपोज दिस वन इज द 33% एरिया, तो इट मस्ट बी द फॉरेस्ट लैंड, तभी आपके यहाँ पे ग्रीनरी जो है वो मेंटेन हो पाएगी और आपके यहाँ जो एयर है वो ज्यादा प्योरिफाइड रहेगी। ठीक है, तो 33% एरिया सिक्योर करना या बनाकर रखना कंट्री में, ये क्या है, इसका मेन एम है, इसका मेन कंसर्न है। क्यों है, तो ऑब्वियसली टू कंजर्व फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या आई थी हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ईयर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कब की है ये, 1952 की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है या जमीन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो बेसिकली आपको पता होगा डिफॉरेस्टेशन, हम बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, उसकी वजह से जमीन खराब हो रही है। ओवर कंस्ट्रक्शन से भी जमीनें बर्बाद होती है। मतलब ऐसा एक एरिया जहाँ पे किसी समय पे फॉरेस्ट हुआ करता था, आपने पूरा फॉरेस्ट क्लियर कर दिया और वहां पे फैक्ट्रीज बना दी, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। फर्टिलाइजर्स जब हम बहुत सारे डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर खासकर की, उससे भी क्या होता है, आपकी जो जमीनें हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगती है ना। तो अब यहाँ पे जो मोस्ट आईएमपी टर्म्स यहां से निकलती हैं वो क्या निकलती हैं कि किस स्टेट में किस वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है या जो जमीन है वो खराब हो रही है, ये भी पूछा जा चुका है कई बार। तो सबसे पहले देखिए कि ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ कि झारखंड में
लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण क्या है? चार ऑप्शन दे देंगे आपको, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन या ओवर फर्टिलाइजर का डालना, है ना। तो इस तरह से कुछ भी अदर्स करके कोई भी चार ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको स्टेट वाइज ये तीन फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखने हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए माइनिंग से भी जमीन खराब होती है, क्योंकि आप जब पर्टिकुलर किसी एक एरिया को माइन करते जाते हैं तो अंदर से पूरी जमीन खोखली हो जाती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक वगैरह के आने के चांसेस बहुत होते हैं। माइनिंग कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, आपने मैप वाइज भी देखा होगा, इसके हमने जो पार्ट 2 किया था उसमें देखा था कि कहाँ पर कौन से रिसोर्स मिलते हैं। तो माइनिंग, क्योंकि झारखंड में मिनरल्स बहुत है तो माइनिंग भी झारखंड में होती होगी, तो झारखंड में माइनिंग रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में, मतलब ये सारे चार स्टेट हैं जहां पर माइनिंग रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर हम इसका रफली एक मैप से इसको प्रिपेयर करना चाहें, है ना, तो इसको अगर हम रफली देखना चाहें तो ये वो एरिया है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कहां पर झारखंड को कवर करता है। तो इन एरियाज में क्या है, आपने देखा होगा छोटा नागपुर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू ऑलमोस्ट यहाँ पर लाई करते हैं। तो ये एरिया सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, माइनिंग एक्टिविटीज के लिए। फिर हम देखते हैं ओवरग्रेजिंग। तो भाई ओवरग्रेजिंग कहाँ होती होगी, ओवरग्रेजिंग मतलब जब जानवर क्या करते हैं, चढ़ते हैं ना घास वगैरह को, तो जब ये रूट्स मतलब कुछ भी उखाड़ते हैं घास वगैरह तो रूट्स के साथ निकाल देते हैं, उससे वहां की सॉइल लूज हो जाती है, और जब भी वहां पे पानी फ्लो होता है या विंड फ्लो होता है तो सॉइल भी धीरे धीरे वहां की बह जाती है। तो ओवरग्रेजिंग कहाँ होगी, जहां पे ज्यादा जानवरों को पाला जाता होगा, है ना। अब देखिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा स्टेट है, गुजरात, क्योंकि गुजरात में अगर आप देखें तो वहां पे अमूल वगैरह की बहुत सारी फैक्ट्रीज है जहाँ पे काउस को या कैटल को रखा जाता है। तो गुजरात में क्या होता है, ओवरग्रेजिंग। फिर राजस्थान सबसे ज्यादा वेजिटेरियन स्टेट है, तो भाई यहाँ पे तो कैटल रखे ही जाते होंगे, तो राजस्थान में ओवरग्रेजिंग है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, तो ये चार स्टेट में क्या होती है, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ओवर इरिगेशन। तो ये भी सिंपल है, ओवर इरिगेशन मतलब सिंचाई, तो सिंचाई किन एरियाज में होगी, जहां पर खेत होंगे। तो ऐसे सारे एरियाज जहां पे खेती ज्यादा होती है वहां पे ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम तो होगी। तो सबसे ज्यादा आप अगर आप देखें तो ये वाला जो बेल्ट है ना, पंजाब वाला आप देख लें, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला जो बेल्ट है, तो इन एरियाज में सबसे ज्यादा खेती होती है। पंजाब का फेमस फूड है ना, मक्के की रोटी सरसों दा साग। उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो लिट्टी चोखा, अगर मैं सही हूं तो लिट्टी चोखा वहां का फेमस फूड है ना। तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन, खेती से रिलेटेड समस्याएं इन्हीं जगह पर होंगी। तो अगर आप देखें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसमें लिखा हुआ है, बट जनरली अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न वाले साइड में, वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा क्या होता है, ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम की वजह से आपका जो जमीन है, जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, अब कंजर्वेशन मतलब किस तरह से जमीन को या लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो सीधा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो अफॉरेस्टेशन कर दो, ज्यादा पेड़ लगा दो, जमीनें बच जाएंगी, क्योंकि जो रूट्स है, जो सॉइल की या पेड़ की जो रूट्स है वो सॉइल को लॉक करके रखती है। तो अफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या होता है, बहुत अच्छे से सॉइल लॉक रहती है और इस तरह से जमीन खत्म होने से बच जाती है। फिर अगर हम देखें कंट्रोल माइनिंग, मतलब माइनिंग की वजह से होता है तो माइनिंग को भी आप कंट्रोल कर दो, है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब अगर कोई ऐसी जमीन है जो बैरन में कन्वर्ट हो चुकी है तो बैरन लैंड को भी आप प्रॉपरली समय समय पर सिंचाई करके अच्छे से मैन्योर डाल के आप उसको सेव कर सकते हैं। और फिर होता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट मतलब कि आपका जो पेड़ है उसके या कोई खेत है तो उसके पास आसपास आप क्या कर सकते हो, ट्रीज वगैरह लगा सकते हो, जिससे आपका जो जमीन है वो डिग्रेड होने से बच जाएगी। इसके कुछ मेजर से देख लो, टिलिंग को आप कम कर दो, है ना, बिल्डिंग टेरेस मतलब टेरेस फार्मिंग कर दो माउंटेन वाले एरियाज में, अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग मतलब ओवरग्रेजिंग आप कम कर दो, प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है, एक ही जमीन में जब बार बार एक ही तरह की फसल उगाई जाती है तो किसी पर्टिकुलर टाइप का जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल से धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इट्स बेटर कि आप अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगाए, उससे हर तरह के न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रहे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रॉप है जो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा लेती है तो आप क्या करो, अगले साल वहां पे दालें लगा दो, तो दालें क्या करती है, नाइट्रोजन को वापस से सॉइल में मिक्स कर